डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से कैसे हम प्रश्नावली 3.5 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा 3.4 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को कैसे सरल करना है, किस नियम का प्रयोग करना है और कैसे हमको सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.5 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सरल करना है और इसमें हमें किस रूल्स का उपयोग करना है। तो देखिए, आपके सामने प्रश्नावली 3.4 है, सॉरी 3.5 है और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे ये क्या कह रहा है, फिर उसके अनुसार हम इनको सरल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अद्वितीय हल बन रहा है तो उसका हमें वज्र गुणन के नियम से सरल करना है। ठीक है। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमको सरल नहीं करना है, कोई हल नहीं है तब भी हमको सरल नहीं करना है। कब मुझे सरल करना है? जब अद्वितीय हल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.1 में आपने सीखा कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि कब क्या होगा। तो देखिए, जब आपका ये कंडीशन बनी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन बन रहा है तो उसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। यदि आप वीडियो लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं, प्रश्नावली 3.1 को नहीं देखे हैं, तो आप उसको देख लीजिए, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इतना समझ में आता है तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यदि ये कंडीशन बन रहा है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, सॉरी यहां पर दोनों ये भी बराबर होना चाहिए, ये बराबर होगा, सब बराबर, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब तीनों के अनुपात बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक। अब बात कर लेते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे स्थितियों में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद रखना है। इसी कंडीशन के मदद से हमें यह पता करना है कि किस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, किसके कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल। जब हमें ये पता रहेगा तभी हम इसको सरल कर पाएंगे, अन्यथा हम फंसेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, अद्वितीय हल कब होगा और कोई हल कब होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बने तो अद्वितीय हल, ऐसा कंडीशन बने तो अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा कंडीशन बने तो कोई हल नहीं है। अब चलिए एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सरल किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सरल होगा वैसे 2 भी सरल होगा, 3 भी सरल होगा और 5 भी सरल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 1 डालिए, फिर हल डाल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कोई हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसलिए सबसे पहले इन समीकरणों को इनके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना, तो देखिए ये समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 का
इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x रहेगा यहाँ पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करना है। तो देखिए a1 का मान क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x के आगे a1 है, यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो एक होता तो लिख देंगे 1। यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है, यहाँ b1 के स्थान पे क्या है -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। माइनस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लिखा जाएगा। आगे समझेंगे, यहाँ c1 और यहाँ c1 के -3 है तो -3 लग दीजिए, ठीक है। पुनः दूसरे समीकरण का तुलना कीजिए, कौन सा समीकरण है ये देखिए, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 का, सॉरी यहाँ पर ये 1 रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना किया जाए। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 के स्थान पे क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b2 है, यहाँ b2 के स्थान पे क्या है -9, तो -9 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे c2 है और यहाँ c2 के स्थान पे -2 है, तो माइनस होगा तो लिखेंगे, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक। आगे समझते हैं। अब इनके जो ये आया है, इनके अनुपातों की तुलना करना है, तो अनुपातों की तुलना किया जाए तो क्या निकलेंगे, यहाँ करेंगे। अब a1 बाई a2, फिर b1 बाई, सॉरी पहले a1 का निकाल लेते हैं, a1 का मान 1/1 और a2 का मान 3, तो 1/3 हो गया। फिर b1 बाई b2 का निकालते हैं, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -9, ठीक है। इसको हम सरल कर लेंगे तो कट जाएंगे, ये बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक। आगे c1 बाई c2, तो c1 का मान -3 और c2 का मान -2, माइनस से माइनस काट देंगे, आपको मिल जाएगा 3/2। तो आप देखिए कौन सा कंडीशन बना, चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों देखिए बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ a1 बाई a2 के स्थान पे 1/3 आया है और b1 बाई b2 के स्थान भी 1/3 आया है, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन ये देखिए अलग है, तो यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे 3/2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐसा कंडीशन बने तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में समांतर रेखाएं बनेंगी और समांतर रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब तक रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब तक उसके कोई हल नहीं निकलेंगे, तो इसके कोई हल नहीं है। तो यहां लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है, अतः कोई, सॉरी यहां पर लिखना है हल, कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। तो ये अब हो गया, कोई हल नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे छोड़ देना। अगर अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन का प्रयोग करके सरल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को किया उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 2 डालेंगे, फिर हल डालेंगे और फिर इन समीकरणों को देखेंगे। जब समीकरण इस तरह से लिखा हो तो उसको बदल लेंगे। देखिए ऐसा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको हम व्यापक समीकरण के रूप में बनाएंगे, यानी 5 को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई और ये प्लस इधर आएगा, हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, ऐसा कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2i और 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम समीकरण को व्यापक समीकरण के रूप में बदल लेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। समीकरण को व्यापक समीकरण के रूप में बदलने के बाद तुलना करेंगे। तो अब तुलना किया जाए, तो यहाँ पर लिखिए
जो समीकरण है उसको लिख दीजिए, फिर तुलना कीजिए व्यापक समीकरण से। यहाँ लिखिए आपका है 2x प्लस वाई, और मैंने भी बताया आपको बदल लेना है -5 इक्वल टू 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर तो तुलना कर दिया जाए। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ y है यहाँ भी y है, इसके आगे b1 है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ देखिए c1 है और यहाँ c1 के स्थान पे -5 है, माइनस रहेगा तो लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से पुनः दूसरे समीकरण का तुलना कर लीजिए। तो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए x, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है और यहाँ पर a2 के स्थान पर 3 है, यहाँ देखिए y, यहाँ भी y है, यहाँ b2 है, यहाँ b2 के स्थान पर देखिए 2 है, यहाँ c2 है और यहाँ c के स्थान पे -8 है। आप क्या कीजिए, इनके अनुपातों को निकाला जाए तो क्या बनेगा, a1 बाई a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, ये पता चल गया। फिर b1 बाई b2, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। फिर c1 बाई c2, तो c1 का मान -5 है, c2 का मान -8 है, माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5/8। अब देखिए कौन सा कंडीशन बना, यहाँ लिखिए चूंकि a1 बाई a2, ये देखिए, और b1 बाई b2 ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 2/3 है, इसका मान 1/2 है। आगे आप समझेंगे, इसको भी अगर चाहे तो लिख दें c1 बाई c2 का भी मान बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन बने तो मैंने भी आपको क्या बताया, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। तब डियर फ्रेंड्स क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन से हल करना। इस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो इसको वज्र गुणन विधि से हल किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर आपको लिखना है वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, वज्र गुणन विधि से आपको हल कर लेना है। क्या कर लेना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल किया जाए तो देखेंगे इसमें क्या है, x है, y है और अचर पद है। ठीक, तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे x और फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे 1। ऐसा आपको करना है हमेशा। जब भी आप वज्र गुणन नियम को लगाएंगे तो x y 1 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का गुणांक देखना, तो यहाँ x का गुणांक देखिए क्या है, 2, तो इसके नीचे लिख दीजिए 2। और फिर x का गुणांक दूसरे में क्या है, 3, तो इसके नीचे लिख दीजिए 3। ठीक, अब y को देखना है तो y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और इसमें y का गुणांक देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। और इस 1 का मतलब है अचर पद से, तो अचर पद देखा जाए तो इसमें -5 है तो -5 लिख दीजिए, और इसमें अचर पद देखेंगे तो -8 है तो इसमें -8 लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि वज्र गुणन विधि में क्या करना है। सबसे पहले हम 3 अक्षर लिखेंगे x y 1, उसके बाद x के नीचे x का गुणांक और y के नीचे y का गुणांक और 1 के नीचे अचर पद लिखेंगे, इसके साथ कोई x y नहीं है। अब बात ध्यान से समझना, यहाँ नीचे अब क्या करना देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ लिख सकते हो अब x बटे, ठीक है, x बटे करना है। चलिए मैं यहाँ थोड़ा और नीचे लिख दे रहा हूं,
यक्स बटे, जब यक्स को निकालेंगे तो यक्स को ऐसे बंद कर लेना है, ठीक, और इनका गुणा करना, इसका गुणा इसमें करना है, तो -8 को -8 हो जाएगा, और फिर यहाँ आपको माइनस लगाना है, और फिर इसका गुणा इसमें करना है, तो हो जाएगा -5 दूना 10, ये हो गया, बराबर लगाएंगे। समझ में आया? जिसके नीचे लिखेंगे उसको मूड लेंगे, ढक लेंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसका गुणा इसमें, तो -8 को 8, इसका गुणा इसमें, -5 दूना 10, और ये माइनस आपको पहले से लगाना होगा। अब इसी प्रकार से y को कीजिए, तो y बटा, अब जब y को करेंगे तो y को ढकना है आपको, इसे y को ढक लीजिए, मतलब y से कोई मतलब नहीं है। अब इसका गुणा इसमें करो, तो ये माइनस हो जाएगा 8 दूना 16, और फिर माइनस लगाना है, इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा -5 तियाएं 15, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। आगे समझेंगे, बराबर बनाएंगे। अब इसको लिखना एक, तो यहाँ लिखे ऊपर लिखना एक और बटे करना, ठीक है, ऊपर लिखना एक और बटे करना। अब एक, इसको मतलब इसको ढक लेना, इससे कोई मतलब नहीं, जिसको आप लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं, इसको ढक लो, इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा 2 दूना 4, और इसका गुणा इसमें करो तो माइनस लगा दो, 3 को 3, इस तरह से आपको करना है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, देखिए x बटे, ये -8 है, -8 लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, फिर देखो बराबर लगाओ y बटे, -16 है, -16 दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, फिर बराबर लगाओ 1 बटे, 4 में से 3 घटा लो, आ जाएगा 1, ठीक। और थोड़ा इसको सरल करते हैं, क्या आ जाएगा, x बटे, ये माइनस है प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 10 है तो प्लस लगेगा, 8, 10 में से 8 घटाओ 2 आ जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा y बटे, ये माइनस है ये प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा y है तो सॉरी बड़ा 16 है तो माइनस लग जाएगा और आ जाएगा 1, और यहाँ 1/1 आया है, ठीक है। आगे की बात समझेंगे। अब क्या करेंगे, अब एक बार आपको इसके बराबर लेना है, यानी x/2 बराबर 1/2 लिखना है, तो क्या मिल जाएगा, कैसे गुणा कर देंगे, तो x कम x और 2 1 कम 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, ठीक। इसी तरह से आपको फिर एक बार y के बराबर लेना है, यानी y/1 - 1 और बराबर 1/1 के करेंगे, ठीक है। अब इनको भी कैसे गुणा किया जाए, तो y कम y और बराबर -1 कम 1, तो ये मिल गया आपको y का मान, और यही आपको बताना x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सरल करना है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से सरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करना है। ये समझेंगे कैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, नंबर 3 डालेंगे और उसके बाद हल करेंगे, और हल डालने के बाद इस समीकरण का तुलना करेंगे, जैसे आपने इसमें चेंजिंग किया था इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 5y, और ये 20 को इधर लाएंगे तो प्लस है -20 हो जाएगा और बराबर के 0। अब इसका व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। व्यापक समीकरण आपका क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देना, तो तुलना कर दिया जाए। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 1 के स्थान पर 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर b1 लिखिए, यहाँ देखिए y है, यहाँ y है, यहाँ b1 है, यहाँ b1 के स्थान पर -5 है तो -5 लिख दीजिए। आगे समझिए, यहाँ c1 है और यहाँ c1 के -20 है, ठीक है। पुनः आप दूसरे समीकरण का तुलना कीजिए, पुनः दूसरा समीकरण क्या है, ये है 6x - 10y, और इस 40 को इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा और बराबर के 0 का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, से
तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है और यहाँ a2 के स्थान पे 6 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, y के स्थान पे यहाँ -10 है, यहाँ C2 है और यहाँ भी C2 है, C2 नहीं सॉरी, यहाँ -40 है। अब इनके अनुपातों का तुलना किया जाए तो लिखेंगे अब क्या करना है, a1 बाई a2 निकालना है। तो a1 का मान 3 और a2 का मान 6, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, ये निकल गया। अब निकालिए b1 बाई b2, तो देखेंगे b1 का मान -5, यहाँ पर देखिए लिखा है, और b2 का मान -10, इसको भी सरल कर लीजिए तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ c1 बाई c2 है, c1 बाई c2, तो c1 का मान -20, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे C2 का मान -40, इससे इसको काट देंगे तो ये भी आ जाएगा 101/2, ठीक है। आगे समझिए, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तीनों बराबर है, तीनों वैल्यू बराबर, देखिए 1/2 1/2 1/2, तीनों वैल्यू बराबर है। तो जब तीनों वैल्यू बराबर होगा, तो जब तीनों का मान बराबर होगा तो क्या कंडीशन बनेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहां लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है तो उनको जहां पर है वैसे ही छोड़ देना, उसके आगे आपको सरल नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका सरल हो गया, यहीं से इस क्वेश्चन को रहने देंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को सरल कैसे करेंगे, जैसे आपने 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सरल करना है। तो यहाँ पर हल डालेंगे, 4 लिख देंगे और हल डाल देंगे। समीकरण क्या लिखा है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए, तुलना करने पर, यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x लिख दीजिए, सॉरी x नहीं लिखना, हमें क्या करना है, वो a1 लिखना। यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ a1 लिखिए, यहाँ x1 के आगे a1 है और यहाँ 1 है, जब कुछ ना हो तो ये। फिर b1 बराबर बताइए, यहाँ y है, यहाँ भी y, यहाँ y के स्थान, सॉरी b के 1 के स्थान पे -3 है तो -3, c1 लिखेंगे, इसके स्थान पे -7 है। ऐसे पुनः दूसरा समीकरण लिखिए, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर लीजिए, यहाँ देखिए x, यहाँ भी x, यहाँ a2 और यहाँ a2 के स्थान पर 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ है b2 और b2 के स्थान पे -3 है तो -3 लिख देंगे, और c2 के स्थान पे -15 है। अब इनके अनुपातों को ज्ञात किया जाए तो अनुपात क्या है, a1 बाई a2, a1 का मान देखेंगे 1 है, a2 का मान 3 है, फिर लिखिए b1 बाई b2, तो b1 का मान -3 और b2 का भी मान -3, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1, c1 बाई, सॉरी यहाँ c1 रहेगा, c1 बाई c2, तो c1 का मान -7 और c2 का मान -15, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपको आ जाएगा 7/15। अब देखिए कौन सा कंडीशन बना, चूंकि यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई
V2। देखिए 1/3 है और ये 1 है, बराबर नहीं है, आगे वाला भी बराबर नहीं है, तो केवल हमें इतना लिखना है। और जब ये कंडीशन बने तो अद्वितीय हल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। अब कह रहा जब अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से सरल कीजिए। तो यहाँ राइट साइड में वज्र गुणन विधि लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। अब यहाँ एक x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, ये 3 काम आपको हमेशा करना है। ठीक, अब x के नीचे x का गुणांक लिखिए, तो यहाँ x है, इसका गुणांक जब कुछ ना हो तो 1 लिख दीजिए। यहाँ x है, इसका गुणांक यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार से y देखिए, यहाँ y का गुणांक -3 है तो -3 लिख दीजिए, और यहाँ पर y का गुणांक -3 है तो यहाँ भी -3 लिख दीजिए। यहाँ अचर पद को लिखना है तो अचर पद यहाँ -7 है तो -7 लिख दीजिए, और यहाँ पर अचर पद -15 है तो -15 लिख दीजिए। ये आपको समीकरण देखकर लिखना है, पहले समीकरण का लिखना है, बाद में दूसरे समीकरण का लिखना है। ठीक, अब क्या करोगे, आप देखिए ध्यान से, अब आपको x बटे करना है, x बटे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x से कोई मतलब नहीं रखेंगे, आप उसको ढक लीजिए, और इसका गुणा इसमें करना है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 15×3=45, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7×3=21। अब यहाँ बराबर लगाइए, फिर y लिखिए, ऐसे y में भी करना है, y को ढक लीजिए अब की बार, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, तो -15 आ जाएगा, और माइनस अपने आप लगाना है, तो ये देखिए इसमें गुणा करेंगे तो -7×3=21 हो जाएगा। जब भी माइनस होगा ब्रैकेट्स में कर देंगे। इधर देखिए बराबर लगाइए, अब 1 लिखिए, 1/, तो जब इसको लिखेंगे तो इसको ढक लीजिए और बाकी गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए तो हो जाएगा -3, और माइनस अपने तरफ से लगाना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, तो -3×3=9 हो जाएगा। इतना बात आपको हर वज्र गुणन विधि में करना है। ठीक, अब आगे इसको समझिए, इसको समझेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे 45 में से 21 घटाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 24। ठीक, बराबर लगाइए, इसको y बटे -15, और ये माइनस माइनस बन जाएगा +27, बराबर लगाइए, यहाँ 1 है बटे, यहाँ -3 है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9, और देखिए x बटे 24 और बराबर ये y बटे माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, वो बड़ा आपका 27 से प्लस लगेगा, 27 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 12, बराबर लगाए, यहाँ देखिए 1/, यहाँ भी माइनस प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 9 है, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये हो गया। अब क्या करना है, इस x को एक बार इसके बराबर रखना है, फिर y को इसके बराबर रखना है। ठीक है, यहाँ फिर लिखिए, अब x = 24/1/6, ठीक है। अब x को यहीं रहने दीजिए, सीधे में कर रहा हूं, x को यहीं रहने देंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 24/6। ठीक, 6 से 24 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 4, तो x बराबर आपको मिल गया 4। ठीक, इसी प्रकार से y कर लीजिए, y बटे 12 है, बराबर 1/6 लिखना है, इसका गुणा इसमें कर दो तो y बटे हो जाएगा 12/6, और y बराबर 6 से 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2, तो ये मिल गया y का मान, तो x का मान 4 और y का मान 2 होगा। तो इस तरह से आप इसको सरल करेंगे, इस तरह से इनको सरल करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम इन्हें सरल कर सकते हैं, और किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं किसका हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अद्वितीय हल है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि लगाना है, और वज्र गुणन विधि सबसे इजी, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, अब इसके आगे अगले क्वेश्चंस की सीखेंगे कि अगले क्वेश्चंस को कैसे सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है,
पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हमें सरल करना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब ए और बी का ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए जिससे इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हल डालना है, और हल डालने के बाद इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y, 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर दिया जाए, तुलना से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 2 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है, b1 के स्थान पे 3 है, यहाँ c1 है, यहाँ c1 के स्थान पे -7 है। इसी प्रकार से इस समीकरण को भी करना है। यहाँ पुनः लिखिए, पुनः लिखने के बाद लिखिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर के 0। ये समीकरण बना का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 के स्थान पे आपका है a माइनस बी और b2 के स्थान पे है a प्लस बी और c2 के स्थान पर ये पूरा है -3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, अब यहाँ कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यहाँ लिखिए, लिखिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब होंगे, दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब होंगे, जब देखिए ध्यान से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन बने तब। यदि ये कंडीशन बन रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और यदि ये कंडीशन नहीं बन रहा तो अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनके मानों को रखना है। तो याद देखिए, ये का मान है 2 तो 2 रख दीजिए, बाई a2 का मान है a माइनस बी, बराबर लगाइए b1 का मान है 10 और b2 का मान है a प्लस बी, बराबर लगाइए c2 का मान है, c1 का मान है -7 और c2 का मान है -3a प्लस बी माइनस 2, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस, ठीक, ऐसा कर लेना है। अब देखिए, चूंकि हमें a और b का मान निकालना है तो इसी में सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें से हम किसी को एक दूसरे के बराबर रखकर ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए, अब इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2a माइनस बी और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस बी। ठीक, सरल कर लिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये इसमें गुणा करेंगे तो ये देखिए 2a प्लस 2b और इसमें करेंगे तो बने जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, 3a माइनस 3b। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब या कर लीजिए, सॉरी या
या लिखिए ये को एक साथ तो 2a और ये प्लस इधर आएगा -3a, यहाँ +2 भी है, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3b बराबर के यहाँ हो गया 0। ठीक, इस बात को और यहाँ पर समझिए, 2a -3a, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा हो, तो बड़ा क्या है 3 है तो माइनस लगा देंगे, माइनस ही आ जाएगा, एक लिखा नहीं जाता है। प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो 3 और 2 कितना हो गया 5b, ये आ गया बराबर का 0। ठीक, कितना मिल गया। अब बात समझेंगे, इसको और कर सकते हैं या माइनस को ये को यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये -5 भी हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, ध्यान समझेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे तो आपको ये बराबर मिल जाएगा 5b। ठीक है, फिर यहाँ देखिए b को इधर ले तो ये बट्टे b हो जाएगा गुणे के रूप में, और इधर बचेगा 5, हम 5 को बट्टे 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर कर दीजिए तुलना, तुलना करने पर क्या कर दीजिए तुलना, तो जो तुलना करेंगे तो ये के सामने 5 है तो ये का मान 5 हो जाएगा, और b के सामने 1 है तो b का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से आप a और b का मान निकाल लेंगे। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चन 2 को सीखेंगे कैसे सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी के का मान बताना है कि ऐसा के का क्या मान रख दिया जाए जिससे समीकरण के कोई हल ना मिले, कोई हल ना मिले। तो जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है। तो यहाँ पर हल डालेंगे, और हल डालने के बाद इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। ये बन जाएगा 3x + y, और ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा बराबर के 0 का a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, क्या करना है तुलना, तो तुलना कर दिया जाए। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 3 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है, यहाँ b1 के स्थान पे 1 है, जब कुछ ना हो 1, यहाँ c1 है और यहाँ c1 के स्थान पे -1 है। पुनः दूसरा समीकरण लिखिए, दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x + k - 1 × y, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2k + 1, और ये हो गया बराबर के 0 का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करना है तुलना। ठीक है, तो तुलना कर दिया जाए तो देखिए यहाँ x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ ये 2 है और यहाँ ये 2 के स्थान पर 2k - 1, फिर यहाँ देखिए b2 है और b2 के स्थान पर यहाँ k - 1, और यहाँ c2 है और यहाँ c2 के स्थान पे -2k + 1। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे ब्रैकेट्स में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए दिए गए समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि क्या हो, ये कंडीशन बने, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, यदि ये कंडीशन बने। यदि ये कंडीशन बन रहा है तो दिए गए समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होंगे। ठीक,
तो अब इस पे रखा जाए इनके मान को। अब देखिए इनके मानों को रखा जाए, a1 का मान 3 रख दीजिए, a2 का मान 2k-1 बराबर b1 का मान 1 बटे b2 का मान k-1 और नॉट इक्वल टू c1 का मान -1 और c2 का मान माइनस ब्रैकेट में 2k+1। ठीक है, अब इन दोनों के बराबर हम एक बार रखेंगे। ठीक है, इनको हम बराबर रख देंगे 3, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बराबर रख सकते हैं। 3 बटे 2k-1 और यहाँ हो जाएगा 1 बटे k-1। ऐसे गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किया जाए तो ये हो जाएगा 3k-3 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2k-1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब इधर देखिए, इधर ले आइए, 3k है, ये प्लस माइनस हो जाएगा 2k बराबर, यहाँ देखिए -1 है, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ समझ लेते हैं, 3k और -2k तो घटेगा, 3 बड़ा है तो केवल k आएगा। इसको देखिए, माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, 3 बड़ा है प्लस लगेगा तो 2 आ गया, यानी k का मान 2 होगा। k का मान यदि 2 रख दिया जाए तो दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इस रूल्स के अनुसार आप हजारों समीकरणों को, हजारों क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस को हल करना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे कि कैसे हमें इसको हल करना है। तो देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणन विधि से भी हल करना है, और हल करने के बाद ये बताना है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब सबसे अच्छा विधि कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि है या वज्र गुणन विधि है। तो इनको हम सरल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से किया जाए तो पहला समीकरण है 8x + 5y = 9, ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, और दूसरा है 3x + 2y = 4, ये समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, लेकिन समीकरण 2 बनाने से पहले ये समझना है कि प्रतिस्थापन क्या कहता है। प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि किसी एक चर को एक तरफ रखिए और बाकी को दूसरे तरफ ले जाइए, और जो उस चर का वैल्यू आए उसको दूसरे समीकरण में आपको रख देना है, चाहे पहले वाला हो या बाद वाला हो, उसमें रख देंगे। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो इसलिए आपको समीकरण 2 बनाने से पहले इसमें हम इस परिवर्तन को करेंगे। ठीक, तो कर लिया जाए तो 3x को यही रहने देते हैं और इधर 4 है, ये प्लस है, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 2y। चर के साथ कोई भी अंक नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ x लिख देंगे और 3 को भी इधर लिख जाएंगे तो हो जाएगा 4 - 2y बटे 1 पर 3। और अब इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब इस x का वैल्यू आया है, आप y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित। तो प्रतिस्थापित करने पर कर दिया जाए तो देखिए समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा 8 गुणे x का मान है 4 - 2y बटे के 3, इसको ब्रैकेट्स में कर देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, 5y बराबर के 9 है, 9 लिख देंगे।
इनको सरल करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा 8 चौक 32 और माइनस 8 दूना 16y और बट्टे हो जाएगा 3। ये हर अंश है, अंश का गुणा अंश में ही किया जाता है। आगे समझिएगा, प्लस 5y है, 5y बटे 1 कर सकते हैं, जिसका हर ना उसका हर 1 तो बराबर के 9 हो जाएगा। और देखिए इस 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। इसको ऐसे लिख देंगे 32 माइनस 16y, क्योंकि इसका हर 3 पहले से है, और माइनस यहाँ प्लस लगाएंगे 5 या 15y, इसमें 3 का गुणा कर देंगे और बराबर आ गया आपका 9। अब इसको यहाँ पर समझेंगे और कैसे करना है। ठीक, तो ये देखिए 32 है, 32 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर समझेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 16 है तो माइनस लगा देंगे, और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y लिख देंगे बटे 3 और बराबर आपका 9 है तो 9 लिख देंगे। 9 को हम बटे 1 कर सकते हैं, क्योंकि जिसका हर ना हो उसका हर 1 होता है। ऐसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये वैसे ही मिलेगा 32 माइनस वाई बराबर 9 त्रिक 27। और समझिए इस 32 को उधर ले जाइए, माइनस वाई बचेगा, 27 ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 32, और ध्यान से करेंगे तो माइनस वाई और ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा सेल लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 32 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 5। यह देखिए y बराबर आपको मिल गया 5, ये y का मान मिल गया। तो जब y का मान मिल गया है तो x का भी मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, मैं रखूंगा समीकरण 2 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर आप रखने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर तो किया जाए, ये समीकरण 2 यही है, x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 2 गुणे y का मान 5 है, 5 हो जाएगा बटे 3, x बराबर ये हो जाएगा 4, ये माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 बटे 3, x बराबर प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, बड़ा आपका 10 है माइनस लग जाएगा 4 सॉरी 6 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बटे 3, x बराबर काट देंगे माइनस 2 मिल गया। यानी अतः आपको क्या मिला, x बराबर -2 और y बराबर 5। तो आपने इस विधि से लगाया, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से आपने लगाया है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आपको वज्र गुणन विधि से लगाना है, किस विधि से लगाना है, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब आप सोचेंगे कि ये साइड वाला क्या हम अपने कॉपी में साइड में ही लिखेंगे, नहीं, आप अपने कॉपी में पहले यहां से शुरू कीजिएगा, यहां तक लिखिएगा, फिर उसके नीचे इसको सरल करना है, फिर उसके नीचे जाकर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे अपने कॉपी में भी लिखेंगे, इस तरह से आपको सरल नहीं करना है, ना एग्जाम कॉपी में और ना ही अपने नोटबुक में। पहले इतना यहाँ से कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, फिर इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद फिर उसके नीचे वज्र गुणन विधि से इसको सरल करेंगे। ठीक, अब वज्र गुणन विधि से सरल करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y और यहाँ लिखना है 1, ये काम करना है सबसे पहला काम। जब x लिख दिए तो x का गुणांक लिखो, देखो x का गुणांक 8 है तो 8 लिख दो, और दूसरे में x का गुणांक 3 है 3 लिख दो, यहाँ समझेंगे y का गुणांक 5 है 5 लिख दो, और यहाँ पर y का गुणांक 2 है 2 लिख दो। अब यहाँ 1 के अचर पद को लिखना है, ध्यान रहे इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -9 लिखा जाएगा, ये भी 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी -4 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है देखिए ध्यान से, अब आपको x लिखना है, बट्टे लगाना है। अब इस x को आपको इसे ढक लेना, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें इसका गुणा करेंगे तो -520 हो जाएगा, -20 माइनस लगाना है आपको, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -9 दूना 18 हो जाएगा, ये काम करना है। फिर आपको बराबर लगाना है, फिर लिख देना y बटे,
ठीक। अब y को ढक लीजिए, y को ढक लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, -8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस लगा देना है, इसका गुणा इसमें कीजिए, -9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बराबर लगाना है, फिर बट्टे 1 लिखना है, बट्टे अब की बार इसको ढकना है, जिसके नीचे लिखा जाएगा उसको ढक लेंगे, इसको ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, 8 दूना 16, माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 तिहाई 15। इस तरह से आपको करना है। ठीक। आगे का काम क्या करना है, अब इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा x बट्टे -20 है, और प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, फिर बराबर y बटे -32 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27, फिर बराबर लगाएंगे 1 बटे 16 में से 15 घटा लेंगे, 1 आ जाएगा। इसको सरल कीजिए, x बटे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका क्या है 20, तो माइनस आ जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2, बराबर यहाँ y बटे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 32 है, माइनस आ जाएगा, 32 में से 27 घटाएंगे 5, बराबर 1/1। अब एक बार इसके बराबर रखेंगे, ठीक है, यानी x माइनस बटे -2 बराबर 1/1, कैसे गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा, x बराबर -2, और फिर आप y के बराबर इसको एक बार रखेंगे, y बट्टा -5 बराबर 1/1, ठीक है। फिर कैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा y एकम y, और फिर -5 एकम 5, तो ये आपको मिल गया -5। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, x और y के मान आराम से आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सरल कर पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको दिए जाए उनको भी आसानी से सरल कर पाएंगे। अब आपको इसमें बताना है कि सबसे आसान मेथड कौन सा लगा, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके लिए उपयोगी मेथड्स क्या है, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, और उसमें दिए गए क्वेश्चनों को भी आपने कैसे सरल करना है ये समझा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से सरल करना सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल इसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय मतलब प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से, किसी एक विधि से उसको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक छात्रावास, छात्रावास को इंग्लिश में हॉस्टल कहते हैं। हॉस्टल मतलब जहां पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, यानी विद्यार्थी छात्र जहां रहते हैं उसी को हम छात्रावास कहते हैं। छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत, मतलब एक भाग फिक्स है कि आपको इतना देना है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाकी आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा कि छात्र कितना दिन वहां पर रहा है, कितना दिन तक भोजन किया है। ठीक। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक छात्र ये है जो 20 दिन तक रहता है और उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। आगे कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो यहाँ सॉरी 26 दिन रहेगा, 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी नियत व्यय कितना है, फिक्स खर्च कितना है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको हल डालना है, हल डाल लीजिए, और उसके बाद आपको मानना है। क्या मानोगे, जो निकालना रहता है उसी को मानना है। तो आपको क्या निकालना है, नियत व्यय
और क्या निकालना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो ये जो दो चीजें आपको मान लेना है। तो मान लीजिए नियत व्यय, यहां पर लिखना माना नियत व्यय, माना नियत व्यय, नियत व्यय, आपका जो नियत व्यय है वो x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है y है। यहां पर लिख दीजिए प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको लिखना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो y है। नियत व्यय जो आपका है वो x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y है। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कहेगा वैसा करना है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी फिक्स है, ये आपको देना ही है, तो x हो गया। बाकी जितने दिन और भोजन करेंगे उसको इस मूल्य के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया है, 20 दिन तक। एक दिन का भोजन का मूल्य y है तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20y। क्या कर लेंगे, गुणा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद छात्र ने दिया है 1000 रुपए। कितने दिया है, 1000 रुपए। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः लिखिए, पुनः क्या है, जो भी छात्र है वो 26 दिन तक भोजन करता है तो आपको फिक्स जो है उसको देना, यानी x देना ही है और 26 दिन के हिसाब का y के हिसाब से हो जाएगा 26y, और इसने अदा किया 1180 रुपए। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरणों के योग बन के तैयार हो गए। अब इनको क्या करना है, किसी एक मेथड से सरल करना, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या वज्र गुणन विधि हो, किसी एक विधि से उसको सरल करना है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर विलोपन विधि का मैं यूज कर रहा हूं। तो विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। किसी एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए यहाँ x है, इसका गुणांक 1, यहाँ x है, इसका गुणांक 1, यानी सेम है। यदि किसी एक चर का गुणांक सेम है तो दूसरा काम क्या करना है, उसके चिन्ह को देखना। तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस। जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे और चिन्ह विपरीत हो यानी एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 यही है, x प्लस 20y बराबर 1000, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180, ये समीकरण नंबर 2 है। घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 26 है इसलिए माइनस लगा देंगे। 26 में से 20 घटाएंगे तो 6y आ जाएगा। इधर देखेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 1180 है, माइनस लगा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 180। ठीक, आगे और समझा जाए, यहाँ पर देखेंगे इस y को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस 180 है, इस माइनस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 बटा हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 यानी 30 आ गया। y का मान आपको 30 मिल गया, y का मान 30, यानी प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y है और y का मान 30 आया है, यानी एक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया। अब जब आपको y मिल गया है तो आप x को भी निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो यहां लिखिए वो समीकरण, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखा जाए। तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा x प्लस
20 और y का मान आया है 30, तो 30 हो जाएगा बराबर 1000। x प्लस 20 और 30 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो बराबर आपका 1000 आ गया। इसको इधर ले जाइए, x बराबर हो जाएगा 1000 प्लस है माइनस हो जाएगा 600, x बराबर आ जाएगा आपका 400। ये आ गया x का मान, यानी नियत व्यय जो है वो x है और x का मान आपको मिला है 400। तो यहाँ लिखिए अतः नियत व्यय 400 होगा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य यहाँ भोजन रहेगा, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है। आपने पहले क्वेश्चन को देखा कि कैसे हम इसको सरल कर सकते हैं, कैसे हमें इसको सरल करना है। अब इसके बाद आप प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस प्रकार से हमें इसको सरल करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी अंश में से घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 बन जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न के बारे में आपको पता होगा कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो अंश और हर को मान लीजिए, यहाँ पर डालिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 डालने के बाद मान लीजिए हल डालिए, और हल डालने के बाद मान लीजिए माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, या केवल अंश लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न का अंश x है और भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर ये y है। इस प्रश्नावली चैप्टर 3 में आपको पूरे में 2 चर लेना है, एक्स वाई या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चर लेना है और सबसे सरल हमारे लिए होता है एक्स वाई। ठीक है, तो भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अंश से घटाया जाता है तो ये भिन्न बन जाता है 1/3। तो देखिए भिन्न अगर बनाए तो क्या बनेगा, x और बटा आपका बनेगा y, ये भिन्न बनेगा क्योंकि भिन्न बराबर होता अंश बटा हर, तो ये बन जाएगा x/y। अब अंश से एक घटा दिया, मतलब इसमें से एक घटा दिए तो भिन्न क्या बन जाता है 1/3। ठीक, अब इसको सरल कर लिया जाए, इसका कैसे गुणा कर दे, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 3x और ये माइनस हो जाएगा 3 एकम 3, और इसका गुणा इसमें कर दे y एकम y। ठीक है, आगे बात समझिए, y को उधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा y, और ये माइनस इधर जाएगा बन जाएगा प्लस। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है वह 1/4 हो जाती है, वह मतलब भिन्न जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब की बार हर में 8 जोड़ना है, तो यहाँ लिखिए पुनः भिन्न क्या बनेगी, x/y, y हर है, इसमें यदि आप 8 जोड़ दे रहे हैं तो 1/4 हो जा रहा है, तो 1/4 कर लीजिए। उसके बाद कैसे गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 4x और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा y+8। y को इधर ले आइए तो हो जाएगा 4x प्लस माइनस हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा 8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहले समीकरणों के युग्म बनाइए, तो समीकरण के युग्म बन गए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। फिर कह रहा है उनके हल जो है बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय विधि से ज्ञात करने के 3 रूल है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ये 3 विधियां हैं बीजगणितियों की, तो इनमें से किसी भी विधि का हम प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा। अब विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा तो विलोपन विधि क्या कह रहा है, मैच कीजिए, किसी एक चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण में x है, यहाँ भी x है, यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 4 है, बराबर नहीं है। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ x का गुणांक -1 है, यहाँ भी x का गुणांक -1, यानी बराबर है। तो जब गुणांक बराबर हो
तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तब हमें उसके चिन्ह को देखना है, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस। तो जब चिन्ह समान हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और यदि एक प्लस एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, सॉरी यहां लिखना है घटाने पर, घटाने पर, ठीक, घटाना है। आप समीकरण एक में से दो को घटाइए या दो में से एक को घटाइए, कोई अंतर नहीं है, सेम बातें हैं। तो समीकरण एक देखिए ये है, तो यहां लिख दीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण एक है, देखेंगे यहाँ पर है। और समीकरण दो ये है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर दो है। जब भी आप घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस देखिए घटेंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे, एक, एक नहीं लिखा जाता है, माइनस x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस वाई वाई सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर लगाइए। ये प्लस है, ये माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 8 है, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस 8 में से 3 घटाइए 5। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो मिल जाएगा आपको x बराबर 5, यानी आपको अंश मिल गया, भिन्न का अंश पता हो गया, हर बताना। तो इस x के मान को समीकरण एक दो में कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक यही है, देखिए ये जाएगा 3 गुणे, यहाँ x का मान है 5 और माइनस y बराबर 3, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस वाई बराबर 3, इसको उधर ले जाइए तो माइनस वाई बचेगा, ये 3 प्लस है माइनस 15 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, बड़ा 15 है, माइनस 15 में से 3 घटाएंगे 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 12 आपका, तो ये हो गया आपका y का मान। इस प्रकार से जो भिन्न बनेगी, अतः यहाँ भिन्न लिख दीजिए, अतः भिन्न, भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो अंश है x और हर है y, x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12, तो ये आपका भिन्न बन गया 5 बटे 12। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि कैसा हम इसको सरल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी आपको बताना है कि टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो इसने कुछ गलत भी किया है और कुछ सही भी किया है, तो उनकी संख्या मान लेते हैं। यहाँ हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए माना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या मतलब उसने कितना सही किया, तो x है, माना सही उत्तर की संख्या x और अशुद्ध उत्तर की संख्या, अशुद्ध उत्तर की संख्या, अशुद्ध उत्तर की संख्या y। अब जितने क्वेश्चंस हो गए उतने ही आप उत्तर देंगे, तो यदि हमें उत्तरों की संख्या पता चल जाएगी तो प्रश्न की संख्या पता चल जाएगी। तो हम सही उत्तर की संख्या माने हैं x और अशुद्ध उत्तर की संख्या माने हैं y। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार जितने उसने सही किया उस पर 3 अंक मिला है। जो सही किया है उस पर 3 अंक मिला, तो सही कितना किया है x, और उस पर मिले हैं 3 अंक। सपोज डेट मान लो एक सही पर 3 अंक मिल रहा है और उसने 10 सही किया है, तो कितना नंबर पाया होगा, गुणा कर देंगे, 10 या 20 नंबर पाया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ x है तो हो जाएगा 3x। फिर अशुद्ध उत्तर जो उसने गलत कर दिया है उस पर उसका 1 अंक कटा है। तो मान लीजिए उसने अशुद्ध कर दिया, 50 नंबर का था, उसमें 20 उसने गलत कर दिया तो 1 कटा, यानी 20 नंबर उसका कट गया। तो 50 तो ये थे, ध्यान समझा, ये है शुद्ध उत्तर की संख्या और वो आपका है अशुद्ध उत्तर की संख्या। तो जो कटेगा, ध्यान समझिएगा, सही उत्तर की संख्या x है तो 3x हो जाएगा, और अशुद्ध उत्तर की संख्या आपका y है और उस पे 1 अंक कटेगा तो y हो जाएगा, और माइनस इसमें से कर देंगे तो आपको मिला क्या, 40 अंक। कितने मिले, 40 अंक। पुनः देखिए, पुनः आगे यहां लिखिए पुनः, यानी दूसरा क्या कह रहा है, यहां पर है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तरों की संख्या x है तो हो जाता 4x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी है, y है तो हो जाता 2y, और इसमें से घटाने के बाद उसको मिलते कितने, 50 अंक। क्या मिलते हैं, 50 अंक। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। इसको हम थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा 25। ये बन गया समीकरण नंबर आपका 2। अब विलोपन विधि का यूज करना है, तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आप कोई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको विलोपन विधि से बता रहा हूं। विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, इसका गुणांक 3, यहाँ पर x है, इसका गुणांक 2, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। y को देखा जाए, y का गुणांक -1, यहाँ भी y का गुणांक -1, यानी सेम है। तो चिन्ह को देखिए, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है। तो जब चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं। तो घटा लीजिए, यहां पर लिखिए समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण आपका एक यही है, 4x, नहीं सॉरी 3x, यहाँ पर 3x है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये समीकरण नंबर 2 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा। ये देखिए सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे, x आएगा। ये प्लस माइनस है, घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 40 है, प्लस आएगा। 40 में से 25 घटाएंगे 15, तो यानी ये हो गया 15। x का वैल्यू आपको 15 मिल गया। जब x का वैल्यू पता चल गया है तो आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। यहां लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 यही है, हो जाएगा 3 गुणे x का मान 15 है, देखें यहाँ पर, और माइनस वाई है, माइनस वाई लिख दीजिए, और बराबर ये है कितना, 40। ठीक, तो अब कर लिया जाए तो कितने होंगे, 15 या 45 माइनस वाई बराबर 40। अब और देखिए, इसको यहीं रहने दीजिए माइनस वाई, और इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 40, और ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 45। माइनस वाई बराबर, प्लस माइनस घटाएंगे, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ा आपका 45 है तो माइनस आ जाएगा 5। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल गया कितना, 5। यानी सही अशुद्ध उत्तर थे 5 और सही उत्तर थे 15। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अतः कुल प्रश्न, ये 15 है और ये 5 है, 20 थे, अतः कुल प्रश्न 20 थे। टोटल कितने प्रश्न थे, 20। 15 उसने सही किया था, 5 गलत,
तो कुल टोटल प्रश्न सही प्रश्नों उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या को जोड़ लेंगे तो प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि उत्तर उतने ही आप देंगे जितना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं, कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। समझिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और इनकी जो दूरियां है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। क्या है, 100 किलोमीटर। एक राजमार्ग है, उस पर दो स्थान, एक ये है और एक बी है, और इनके जो दो दूरियां है 100 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है, एक कार ये से, यानी यहाँ पर कोई कार है, यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, और एक कार बी से, यानी एक यहाँ पर भी कोई कार है, ठीक, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती, मतलब दोनों का टाइम सेम है, एक ही समय पर शुरू करती। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा मतलब ये भी कार इधर जा रही है और ये भी कार इधर जा रही है, दिशाएं दोनों की सेम है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होता है, वह 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा बाद मिलेंगी एक दूसरे से। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा मतलब दिशा बदल दे, दिशा बदल देना मतलब ये कार इधर जा रही है, समझो, ये कार जो है इधर जा रही है और ये कार इधर जा रही है, दिशाएं चेंज हो गई। एक का देखिए चेंज हो गया दिशा, तो दिशा जब चेंज हो जाएगा तब क्या होता है, वह 1 घंटे पश्चात मिलती है, तब 1 घंटा बाद मिल जाती है। दिशाएं चेंज होंगे तो देखिए मान लीजिए कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से, तो आएंगे तो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, लेकिन दोनों की दिशा सेम हो, दोनों ऐसे आगे बढ़ रहे हो, तो मिलने में क्या होगा, जिसकी चाल ज्यादा वो आगे निकला जाएगा और जिसकी चाल कम होगा वो पीछे रहेगा। लेकिन चलते चलते एक समय आएगा जब दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल बताना है कि दोनों कार किस चाल से चल रही थी। तो मान लीजिए यहाँ पर हल डालिए, और हल डालने के बाद देखिए, माना पहली कार की चाल, मान लीजिए पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तथा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल जो है y किलोमीटर पर आवर, ये मान लेना है। अब यहां पर देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक कार ए से चल रही, दूसरी कार बी से। एक कार ए की जो चाल है, ध्यान समझिएगा, वो x है, और कार बी की जो चाल है वो y है, और ये एक दूसरे से 5 घंटे पश्चात मिलेंगे। तो दूरी क्या होता है, ध्यान समझिएगा, दूरी जो होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले कार की चाल x है और समय वही 5 घंटा ही होगा, तो हो जाएगा 5x, तो यहां पर लिख देंगे 5x। और दूसरे कार की चाल जो है वो y है और समय वही है 5 घंटा, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है, तो ये हो गया 5y। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब दोनों की दिशा एक ही होगी, तो मान लीजिए एक 10 किलोमीटर चल रहा है और दूसरा 6 किलोमीटर पर है, तो कितना किलोमीटर का डिफरेंस इनके बीच में है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर। कैसे पता चलेगा, घटाने पर। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये जो होगा बराबर होगा आपका 100 किलोमीटर की। अब इसको और हम सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 से भाग दे दिया जाए, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y,
और ये बराबर का हो जाएगा 20। ये बन गया पहला समीकरण। पुनः लिखिए, अब की बार दूसरा, जब दिशाएं विपरीत होंगी, एक दिशा उल्टा होगा, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, दिशाएं विपरीत होंगी तो जो चाल होगी जो जुड़ेगी, यानी पहले की चाल x है और समय लग रहा है 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे x, तो आ जाएगा x दूरी, और दूसरे का चाल y है तो 1 गुणे i, तो आपका आ जाएगा y। यानी पहले की जो द्वारा तय की गई दूरी होगा x होगा और दूसरे के द्वारा तय की दूरी y होगा, और ये दोनों मिलाकर कितने तय करेंगे 100 किलोमीटर। तो ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से आपको समीकरण बना लेना है, और समीकरण बनाने के बाद किसी बीजगणितीय मेथड से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि व जोड़न विधि, किसी एक विधि से इनको सरल कर लेना है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में विलोपन विधि का यूज करना बताया हूं, इस क्वेश्चंस को भी आप विलोपन विधि से सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि क्या कहता है, इस एक का गुणांक सेम होना चाहिए। यहाँ x है, इसका गुणांक 1, यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1, ठीक है। यहाँ देखिए y है, इसका गुणांक 1, यहाँ भी y है, इसका गुणांक 1, यानी अब की बार दोनों के गुणांक सेम है। तो आप किसी को भी हम अपना सकते हैं, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है तो घटाएंगे, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह प्लस है तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर हम x को विलुप्त करना चाहेंगे तो घटाना पड़ेगा, अगर y को विलुप्त करना चाहें तो जोड़ना पड़ेगा। तो y को विलुप्त कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ा जाए। समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 20, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 100। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने में चिन्ह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, x x हो जाएगा 2x, और y प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, और 100 120 हो जाएगा, 100 और 20 हो जाएगा 120। इधर देखेंगे, x को यहीं पर रहने देते हैं, x सही हो गया, ये आ गया 120 बटे 2 है तो 2 कर देंगे, x का मान आ जाएगा 60, यानी पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे कार की चाल निकाला जाए, x का मान किसी में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखे या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापित किया जाए, देखिए पहला समीकरण आपका यही है, ये हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर आ गया 20, ये देखिए माइनस रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 20 प्लस है माइनस हो जाएगा 60, माइनस 20 प्लस माइनस घटाएंगे, कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 60 है तो माइनस लग जाएगा, 60 में से 20 घटाए 40, y बराबर आपको मिल गया 40, माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी पहली कार की चाल x है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, दूसरी कार की चाल y है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ नीचे लिख सकते हैं आप, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सरल करना है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये इस वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका प्रश्नावली 3.5 पूर्णतः फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.6 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं जाती है। आयत की विमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। आयत की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी आपको बताना है। तो आप मान लीजिए आयत की लंबाई चौड़ाई, हल डालिए और हल डालने के बाद हल डालिए और लिखिए माना
आयत की लंबाई, माना आयत की जो लंबाई है वो x है और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई ये आपका y है। लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। यदि लंबाई x है चौड़ाई y है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का, यहाँ लिख दीजिए तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका x है, गुणे y कर देंगे तो आपका हो जाएगा xy, ये आएगा क्षेत्रफल। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होगा, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ लिखिए लंबाई कितना है, लंबाई, लंबाई को 5 इकाई कम करने, लंबाई को 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, 3 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है, लंबाई को 5 इकाई कम करने पर और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर। तो लंबाई को 5 इकाई बढ़ाएंगे, सॉरी 5 इकाई कम करेंगे तो क्या नया लंबाई आपको मिलेगी, नई लंबाई मिल जाएगी। कम करेंगे तो घटा दिया जाएगा x-5, यहां लिख दीजिए नई लंबाई। और फिर आपको चौड़ाई भी मिल जाएगा, चौड़ाई आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 3 इकाई बढ़ाना है तो y है तो हो जाएगा y+3। ये आपको नई चौड़ाई और नई लंबाई मिल गई। अब इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, यहाँ लिख दिया जाए क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x-5 और गुणे चौड़ाई है y+3। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करें xy और फिर इसमें करेंगे +3x, फिर इसका गुणा इसमें करें -5y और फिर इसका गुणा इसमें करें -5×3=15। इतना आपको क्षेत्रफल मिलेगा। कब मिलेगा, लंबाई को 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर। अब एक और कंडीशन यहाँ पर लिखा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अब की बार दोनों बढ़ाना है, यानी लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। तो यहाँ लिखिए पुनः, पुनः लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर। तो फिर से बढ़ाया तो फिर एक को आप नया लंबाई और नई चौड़ाई मिलेगी तो लंबाई आपको मिल जाएगा, इसी में बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा x+3 और चौड़ाई आपको मिल जाएगा y+2, यानी इसमें 2 बढ़ाना है, इसमें 3 बढ़ाना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया क्षेत्रफल मिलेगा। फिर से यहाँ क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका x+3 और चौड़ाई आपका y+2, y+2। फिर से इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए xy, इसका गुणा इसमें करेंगे xy, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे +2x, फिर 3 का करना है तो प्लस लगाएंगे 3y क्योंकि प्लस है यहाँ पर, और प्लस 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 ही होगा, 3×2=6, ये मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर
मेन पॉइंट यहां पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी लंबाई यदि 5 इकाई बढ़ाएंगे और चौड़ाई 3 इकाई कम करेंगे तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो घट जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा, 9 घट जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ आया है पहले, और जब हम 5 इकाई कम किए हैं और 3 इकाई बढ़ाए हैं तो ये क्षेत्रफल आया है। तो हम इस क्षेत्रफल से यदि 9 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, और या तो इसमें हम 9 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आया है देखिए ध्यान से, ये आया है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 9 कम है। नया जो क्षेत्रफल है पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 कम, वहां लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती, यानी कम हो जाएगा जब 5 इकाई कम कर दी जाएगी और 3 इकाई बढ़ा दी जाएगी। तो या तो इसमें 9 जोड़ दे या तो इसमें 9 घटा दे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई और माइनस 9, इसमें से 9 घटा देंगे तो ये नए वाला जो आया है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 के क्या हो जाएगा, बराबर। पहले के क्षेत्रफल में से 9 घटा देंगे तो बाद वाले के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान समझिएगा, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, प्लस ये भी है, प्लस ये भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ केवल बचेगा -9, ठीक है। अब इस -15 को इधर लाएंगे तो +15 हो जाएगा, और बराबर यहाँ आपको मिलेगा 3x माइनस 5y, ठीक है। आगे समझिए, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 15 तो प्लस आ जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6 बराबर 3x माइनस 5y। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये बना लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए यहां पर लिखिए पुनः, पुनः क्या कह रहा है, पुनः ये कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है, यानी बढ़ जाएगा आपकी बात, ध्यान समझिएगा। कह रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से पुनः, तो पहले का क्षेत्रफल है x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स वाई, और बाद वाले का क्षेत्रफल है यहाँ पर आया है, ये बाद वाले का क्षेत्रफल है एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 16, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये जो बाद वाला क्षेत्रफल आया है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई अधिक है, पहले वाले से 67 वर्ग इकाई अधिक है। तो यहाँ पर दो काम हम कर सकते हैं, या तो इसमें 67 जोड़ दे और या तो इसमें 67 घटा दे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम 67 जोड़ दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर घटाया गया था क्योंकि कम हुआ था, और यहाँ पर बढ़ा है तो जोड़ा जाएगा। तो इसमें हम 67 जोड़ दिए तो इस नए वाले क्षेत्रफल के क्या हो गया, बराबर। अब देखना आपको है, इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई, प्लस प्लस दोनों है तो ये खत्म हो जाएंगे। इधर आपका बचा 67 और इधर बचा 2x प्लस 3y प्लस 6, इस 6 को इधर लाइए तो 67 है प्लस माइनस 6 हो जाएगा, और बराबर आपका 2x प्लस 3y बचेगा। इसको और सरल कर लिया जाए तो 67 में से 6 घटा लेंगे तो आ जाएगा 61, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y, और सरल करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 61। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण 2 बना और ये समीकरण 1 बना। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 समीकरणों के एक बन गए, इनको बीजगणितीय मेथड से, किसी बीजगणितीय मेथड से, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी एक विधि से सरल करना है। तो मैं अक्सर सभी क्वेश्चन में विलोपन विधि का प्रयोग किया हूं, इस क्वेश्चन में भी विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा। तो समीकरण 1 को देखा जाए
यहाँ x है इसके गुणांक 3, यहाँ x है इसके गुणांक 2 बराबर नहीं है। पहला रूल यही कहता है पहले जो चर है उसके गुणांक को मैच कीजिए, बराबर होना जरूरी है किसी एक का। दूसरा y को देखा जाए, y का गुणांक -5 और यहाँ पर y का गुणांक +3 है, यानी ये भी बराबर नहीं है। तो हम हमें किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। तो बराबर करने के दो तरीका है, या तो आप गुणा कर दीजिए या तो भाग कर दीजिए, लेकिन हमारे लिए आसान जो है वो है गुणा करना। तो देखिए गुणा अगर इसमें 2 का कर दे तो ये 4 हो जाएगा, जबकि ये 3 है तो बराबर नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 3 दूना 6 बन जाएगा, और समीकरण 2 में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, यहीं पर इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे, विपरीत होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे, ये देखिएगा काफी लाइनिंग हो रही है तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। पहले इतना आपको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर उधर वाला लिखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। कम लाइनों में मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, तो यहां लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, यानी गुणा भी कर लेंगे घटा भी लेंगे। तो समीकरण 1 है, इसमें 2 का गुणा करना तो ये बन जाएगा 3 दूना 6x -5 दूना 10y और बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। सभी में होगा, ध्यान रखना, दोनों पक्षों में होगा, सभी में भी होगा। तो 3 दूना 6x -5 दूना 10y और 6 दूना 12, ये हो गया। इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 दूना 6x प्लस है प्लस 3 त्रिका 9y और बराबर, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, 183। अब इसको घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है कट जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका 19 10 19 y, और ये माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का जो बड़ा है। घटाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर आ गया आपका 7 और यहाँ पर ये आ गया, यानी 171। आगे समझेंगे, y बराबर -171 बटे इस -19 को इधर ले जाएंगे तो बट्टा हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, 19 इसको काटेंगे तो 9 आएगा, यानी 19 9 171 होता। तो y का मान पता चल गया। y का मान कितना आया, 9। देखिए y का मान 9 आया है। जब y का मान 9 आ गया तो आप x का मान निकाल सकते हैं। y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा ये 3x -5 गुणे y का मान 9 है बराबर 6, 3x -9 × 5 = 45 बराबर 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे 3x इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 6 प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगा 45। ठीक, अब ये देखिए 3x बराबर 45 और 6 हो जाएगा 51, x बराबर हो जाएगा 51/3, तो x का मान आ जाएगा 17, 17 × 51। तो y का मान 9 आया और x का मान 17 आया है, यानी y क्या है, चौड़ाई है और x क्या है, लंबाई है। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई 17 मीटर, यहाँ मीटर उटर नहीं दिया है, वर्ग लिखेंगे 17 क्यों लिख दीजिए, 17 मीटर, कोई 17 इकाई लिखिए, ठीक है। आयत की लंबाई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई 9 इकाई है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हम प्रश्नावली 3.5 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
चैनल पर पहली बार विजिट किए हों और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th से रिलेटेड हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसको आप देखकर क्लास 10th की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को पा सकते हैं। धन्यवाद।